हरियाणा में हुए निकाय चुनाव के लिए आज बड़ा दिन है, नतीजों का दिन है। काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। कई वार्ड के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। तमाम अपडेट भी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। हमारी पूरी टीम मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, ताकि सबसे पहले मैं अपने दर्शकों तक सबसे तेज नतीजे पहुंचा सके। किस वार्ड पर कौन जीत रहा है, इस वक्त भी एक और बड़ी खबर हमारे पास, एक और बड़ी जानकारी है इस वक्त की हमारे पास यमुनानगर से। यमुनानगर के वार्ड 1 और वार्ड 2 से भी बीजेपी ने चुनाव जीत लिया है। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी उम्मीदवार रीना रस्तोगी जीत गई हैं और वार्ड नंबर 2 से बीजेपी उम्मीदवार अरुण पप्पू जीत गए। तो एक और बड़ी खबर यमुनानगर से सामने आई है। वार्ड नंबर 1 और 2 से यमुनानगर में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। एक और बड़ी जानकारी है, एक और बड़ी खबर है हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए। कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद नगर पालिका में बीजेपी जीत गई। बीजेपी समर्थित मेघा गर्ग ने जीत हासिल कर ली है। यहां पर कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद नगर पालिका के हवाले से ये रिजल्ट अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर पालिका में बीजेपी जीत गई है। इस्माइलाबाद नगर पालिका में आपको बता दें कि बीजेपी समर्थित मेघा यहां से चुनाव जीत गई। तो वोटों की गिनती का सिलसिला जारी है। इस बीच हमारी टीम मौजूद है ग्राउंड पर तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए। मेरे साथी हिमांशु नारंग ने करनाल में तमाम हालात का जायजा लिया है। आपको उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। नतीजे आने शुरू हो गए हैं और करनाल के सेक्टर 14 में हम खड़े हैं। 20 वार्ड हैं, यहाँ पर एक मेयर पद की लड़ाई है और वार्ड नंबर 1 के नतीजे आ गए हैं और वार्ड नंबर 1 में बीजेपी ने जीत हासिल की है और इसको लेकर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो तमाम एक्साइटमेंट है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तकरीबन 3000 वोटों के आसपास जो जीत है वो वार्ड नंबर 1 में बीजेपी की उम्मीदवार सुदेश रानी की हुई है और यहाँ से बीजेपी की जो उम्मीदवार है उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार को हराया है और ये बीजेपी के लिए पहले जो नतीजे हैं वार्ड नंबर 1 के वो आ गए हैं और यहाँ पर बीजेपी की उम्मीदवार जो सुदेश रानी है उन्होंने जीत हासिल की है और उसके बाद धीरे धीरे जो नतीजे हैं बाकी और आने शुरू हो रहे हैं। वहीं मेयर पद के लिए भी जो मुकाबला है वो काफी कड़ा है, मनोज वधवा और रेणुबाला गुप्ता के बीच। लेकिन यहाँ पर जो वार्ड नंबर 1 के नतीजे हैं, जो पार्षद पद के नतीजे हैं वो आ चुके हैं और वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की उम्मीदवार सुदेश रानी ने जीत हासिल किया। कितने कितने वोट मिले हैं सर वार्ड नंबर 1 में? 5372 मिले भारतीय जनता पार्टी को जी, 2312 मिले कांग्रेस। तो तकरीबन 3000 वोटों के आसपास, 3060 वोटों से जीत गए। 3060 वोटों से। और जो मेयर पद के लिए चुनाव, मेयर का भी आ रहा है, मेयर का अलग टेबल बैठा रखी थी और एमसीयू की अलग। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग जो काउंटिंग एजेंट थे जो अंदर बैठे थे उन्होंने रिजल्ट देखा और वार्ड नंबर 1 से बीजेपी की उम्मीदवार सुदेश रानी ने जीत हासिल कर ली है। खबरें अभी तक के लिए करनाल से हिमांशु नारंग। इस बीच बड़ी खबर एक और है, बड़ा अपडेट है हमारे पास नतीजों के हवाले से, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें कि यहां जाखल मंडी में नगर निगम के वार्ड के परिणाम सामने आए हैं। वार्ड 1 से आजाद प्रत्याशी पिंकी रानी 293 वोट से जीत गई हैं। ये जाखल मंडी से आपको अपडेट दे रहे हैं। पिंकी रानी 293 वोट से जीत गई और वार्ड नंबर 2 में आजाद प्रत्याशी कुलवंत सिंह जीत गए, 252 वोट से जीते हैं। ये जाखल मंडी के नतीजे। वार्ड नंबर 3 से आजाद प्रत्याशी संजीव कुमार जीते हैं, 233 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 4 से आजाद प्रत्याशी रतनलाल 328 वोट से जीत गए हैं और वार्ड नंबर 5 से आजाद प्रत्याशी स्वर्ण सिंह जीत गए हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर वार्ड नंबर 4 से आजाद प्रत्याशी रतनलाल 328 वोट से जीत गए। वार्ड नंबर 5 से आजाद प्रत्याशी स्वर्ण सिंह जीत गए हैं। और इस बीच नतीजे आने का सिलसिला जारी है। हमारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं
ग्राउंड रिपोर्ट्स भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, बार बार हालात का जायजा ले रहे हैं हमारे तमाम साथी जो भी ग्राउंड पर इस वक्त मौजूद हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखाई हमने शुरू से लेकर अब तक, लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुरक्षा के कैसे इंतजाम हैं ये भी आपको बता रहे हैं। इस बीच कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद नगर पालिका में बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। हमारे साथ हमारे खास मेहमान बने हुए जादौन साहब का रुख एक बार फिर करेंगे। जादौन साहब, अभी तक तो एक भी ऐसी खबर सामने नहीं आई जो कम से कम कांग्रेस को खुशी दे सके। देखिए, वही तो बात है कि कांग्रेस ने तो अब जो आज़ाद प्रत्याशी जीत रहे हैं, हो सकता है कि कांग्रेस उन पर दावा करे कि ये जो है हमारे समर्थित हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन कांग्रेस ने जो बहुत अधूरे मन से चुनाव लड़ा है, और मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है अब अपनी कई राज्यों में जिस तरह की उनकी स्थिति है वो अपना धरातल खो रही है। अब ये है कि ये बिल्कुल धरातल का चुनाव है, इसमें भी तमाम जो है आपको काम करने का अवसर मिलता है, लोगों से जुड़ने का अवसर मिलता है, लोगों की जो ज़रूरत है पूरे करने का मौका मिलता है। कांग्रेस जो है अपना एक एजेंडा लेकर लोगों के बीच में जाए, जनसभाएं करे, लेकिन इसमें एक सीधा संवाद होता है। लोग एक एक घर से लोग पहुंचते हैं अपनी समस्याएं लेकर, और आपका अगर बोर्ड है, उनका समस्याओं का समाधान होता है तो आपका जो है जनाधार बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस ने तो उसका जो राजनीतिक दर्शन है वही बदल चुका है। वो तो जो है ये सोच रहे हैं कि ठीक है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव मुझे लगता है कि कुछ औपचारिकताएं पूरी करने की तरह हो गया, या कांग्रेस जो है एक निराशा की भावना में डूब रही है। जब देखिए कि कांग्रेस में संगठन नहीं है, इकाइयां नहीं है, जिले की नहीं है, ब्लॉक की नहीं है, और जब भी कोई चुनाव आता है तो वो जिला प्रभारी, जिला संयोजक नियुक्त कर देते हैं और उनके भरोसे काम हो जाता है। संगठन में जब एक इकाइयाँ होती हैं तो वो एक अलग तरीके से काम करती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है सदस्यता अभियान चलाती हैं, सदस्यों को जोड़ने का काम करती हैं, लोगों के पास पहुंचते हैं, लोगों के डोर टू डोर पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से संगठन को मजबूत किया जाता है। फिर लोकल बॉडीज़ के चुनाव आए तो उनमें चुनाव लड़ने के लिए भी जिस तरह की जो है कवायद की जाती है, एक्सरसाइज की जाती है, उसमें भी लोगों से सीधा संपर्क होता है, सीधा संवाद होता है, बातचीत होती है उनकी जो है प्रदेश स्तर की सरकार के साथ। तो जादव साहब, इस बीच जाखल मंडी की अपडेट है हमारे पास। वार्ड 1 से आजाद प्रत्याशी पिंकी रानी 293 वोट से जीत गई हैं। वार्ड 2 में भी आजाद प्रत्याशी कुलवंत सिंह ने बाजी मारी है, वो 252 वोट से जीते हैं। वार्ड नंबर 3 से आजाद प्रत्याशी संजीव कुमार 233 वोट से जीते हैं। ये जाखल मंडी के रिजल्ट हैं। वार्ड नंबर 4 से आजाद प्रत्याशी रत्नलाल 328 वोट से जीते हैं। वार्ड नंबर 5 से भी आजाद प्रत्याशी स्वर्ण सिंह ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 6 से आजाद प्रत्याशी अशोक 244 वोट से जीते हैं। वार्ड नंबर 7 से सुनीता रानी ने डिंपल को 51 वोट से शिकस्त दे दी। जी जादव साहब, अपनी बात पूरी करें। ऐसा है कि अब देखिए कि आजाद प्रत्याशी जीत रहे हैं। जब आजादी जीत रहे हैं तो क्या कांग्रेस को ऐसे प्रत्याशी नहीं मिले कि जो ठीक से जीत सकें और मुकाबला कर सकें? जब आजाद प्रत्याशी सफलता हासिल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि जब प्रत्याशी कोई किसी पार्टी के टिकट पर चुनाव में मैदान में उतरता है तो उसको पूरी पार्टी का एक समर्थन मिलता है, पूरी पार्टी की ताकत मिलती है, एक पूरी मशीनरी काम करती है। तो कांग्रेस ने ये क्यों नहीं सोचा? आजाद प्रत्याशी जीत रहे हैं और आप नहीं जीत रहे, तो इसका क्या मतलब है? आप आधे अधूरे मन से चुनाव मैदान में जा रहे हैं, या आप प्रत्याशियों का ठीक से चयन नहीं कर पा रहे, या तो ये है आप जो है अपनी निजी धारणाओं के आधार पर या आपके जो प्रेजुडिसेस हैं, पूर्वाग्रह हैं, उनके आधार पर टिकटों का जो है फैसला कर रहे हैं। तो वही सब कारण होते हैं जो चुनाव में हार जीत। फिर बागी खड़े हो जाते हैं, जो जीतने की स्थिति में हैं आप उनको टिकट ना देकर किसी और को दे देते हैं, तो फिर उसमें ये होता है कि वो बागी जो है आपका जो है आपको हराने का काम करते हैं, टिकट काटने का काम, वोट काटने का काम करते हैं। तो इस तरह से कांग्रेस जो है बहुत ही जो है, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कि पिछली कांग्रेस की सरकार जो सेंट्रल में थी वो पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार थी, यानी वो नीतिगत फैसले ठीक नहीं कर पा रहे थे और समय पर नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगता है कि अभी हरियाणा में भी यही देखने को मिल रहा है कि पॉलिसी पैरालिसिस है। अभी जो है चुनाव हारने के बाद उनके जो है पार्टी के कांग्रेस के प्रभारी ने इस्तीफा दे दिया था, वो इस्तीफा उस पर फैसला होने में बहुत टाइम लगा। अब जाके नए प्रभारी नियुक्त हुए, वो आए तो बड़े आराम से वो चुनाव के हरियाणा के दौरे पर आए, अब लोगों से, नेताओं से मिलेंगे। अभी तक जो है नेता प्रतिपक्ष का फैसला नहीं हो पाया, आधे अधूरे मन से जो है विधायक जो विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा ले रहे हैं। अब कांग्रेस के विधायक ये मानते हैं कि नेता का ना होना हौसला गिराता है। जो विधायकों का हौसला, जो मनोबल
मजबूती के साथ सरकार के सामने जनता की समस्याएं और जो कमियां हैं उनको रखने की जो जो हौसला उनको मिलता है उसमें कमी आ जाती है। तो ये है कि अब पता नहीं पार्टी क्या करना चाहती है, किस तरह से अपना एक विपक्ष की भूमिका निभाने में भी वो पीछे हट रही है। सत्ता तो ठीक है कि आप लगातार काम करेंगे और पिछली सरकार की कमियों को दिखाएंगे और लोगों की समस्याओं को उठाएंगे तो लोग निश्चित तौर पर आपकी तरफ मुड़ेंगे। लेकिन वो स्थिति अब वो चाहते नहीं कि अभी वक्त भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने ये फैसला कर लिया कि बैठकर देखते रहिए। तो ये है कि निकाय चुनाव में ठीक से न लड़ना, ये तो उनके नेताओं के बयानों से जाहिर हो चुका है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा जी ये तो भाईचारे का चुनाव है और इसमें कोई बहुत ज्यादा ताकत झोंकने की जरूरत नहीं होती। तो वो देखिए कि उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। जो मतगणना में आ रहा है या तो आजाद जीत रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे। कांग्रेस का तो अभी तक खाता ही नहीं खुला। तो ये है कि अब कांग्रेस के लिए क्या कहा जाए, वो जो है लगातार उनके हुड्डा साहब तो ये भी कहते हैं जादव साहब कि मैं तो एमपी और एमएलए से नीचे के चुनाव में उतरता ही नहीं हूं प्रचार के लिए, उन्हें ये उपलब्धि नजर आती है अपनी। नहीं देखिए, ऐसा है कि फिर भी अगर ये सही था तो कांग्रेस को सिंबल पर भी चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया। तो ये है कि उनको जो है राजनीतिक धरातल आपको पंचायत लेवल पर भी जाना पड़ेगा। आज जो है पंचायतों को और जो लोकल बॉडीज हैं, पंचायत राज की जो संस्थाएं हैं, उनको बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनको पंचायतों के सचिवालय खुलवाए जा रहे हैं। जिला परिषदों में जो है वो पिछली सरकार ने तो ये किया कि जिला परिषदों में भी विधानसभा की तरह जो है बैठकें हों, सत्र चलाए जाएं। तो जितना महत्व दिया जा रहा है लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, लोकतांत्रिक प्रणाली को बहुत सार्थक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, लोकतांत्रिक प्रणाली को आपको सार्थक बनाना पड़ेगा। अभी नेपाल में देखिए, पड़ोसी देश में क्या हो रहा है कि नेपाल में जो है राजशाही थी और वहां लोकतंत्र आ गया। लोकतंत्र आने के बाद अब फिर जो है लोग राजशाही की मांग करने लगे। उनका लोगों का ये कहना है, लोग रैलियां निकाल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये जो लोकतंत्र आया नेपाल में, ये लोगों की समस्याओं का समाधान करने में नाकाम रहा। सवाल ये है कि आप किसी एक दल की सफलता विफलता ये तो आप देखते रहे, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो लोग प्रणाली सिस्टम बदलने की बात भी कर सकते हैं। आपको बहुत बड़ा देश, विश्व में बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है भारत, और अमेरिका वगैरह दूसरे देशों से तुलना में कहीं वो लोकतांत्रिक दृष्टि से पीछे नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि वो प्रणाली जो ठीक से लोगों को राहत ना दे सके, लोगों की सुख सुविधाओं में इजाफा ना कर सके, लोग प्रणाली बदलने की भी बात कर सकते हैं। क्योंकि ये प्रणालियां तो हैं, पहले राजतंत्र था तो कई बार वो जो है राजतंत्र को बदनाम तो किया जाता है, लेकिन बहुत सारे राजा जो है उस समय के जिनकी कहानियां मौजूद है कि वो बड़े न्यायिक थे, तमाम तरह के आम आदमी और अपनी प्रजा के लिए बहुत कल्याणकारी काम करते थे, उनके उदाहरण दिए जाते हैं। और अभी जो है लोकतंत्र में भी कई आपको ऐसे नेता मिल जाएंगे कि जो बदनाम है, जो भ्रष्टाचार के लिए उनका नाम बड़ा जो है दागी कहलाते हैं वो। और तमाम तरह के स्थितियां क्या हो गई हैं कि जो है सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ा कि जिसको 2 साल की सजा हो जाए उसको अयोग्य घोषित किया जाए। इनके मामले जो भी भ्रष्टाचार के हैं उनके सुनवाई के लिए अलग से जो है MP MLA कोर्ट स्थापित किए जाए। आखिर में ये क्या हो रहा है? ये है कि लोकतंत्र में फिर ये है कि आप वोटों का आप ट्रिक से वोट हासिल करते हैं, फिर लोगों की समस्या को समाधान नहीं करते और अपने आप को आप राजा घोषित कर देते हैं और तमाम सरकारी सुख सुविधाओं का पूरा फायदा लेते हैं। तो ये देखिए कि समाज के लिए आप कहते हैं कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आपको देखिए कि जब आप चुने जाते हैं तो आपकी संपत्ति किस तरह से बढ़ती है। आय के ज्ञात स्रोतों के मुकाबले कई गुना बढ़ चुकी होती है। आय से अधिक संपत्ति के मामले भी चलते हैं, लेकिन कई जगह जो है उन पर कार्रवाई नहीं की जाती क्योंकि शासन तंत्र में उनकी इतनी घुसपैठ होती है। तो ये सवाल है कि ईमानदारी आपको बना के रखनी होगी। आप अपनी एक पार्टी की सफलता हासिल कर सकते हैं और आगे फिर आप लोगों को जनहित की उपेक्षा कर सकते हैं, उनको इग्नोर कर सकते हैं, तो उसके परिणाम क्या आएंगे। तो देखिए कि आपको सफल बनाना है प्रणाली को, आपको अपनी पार्टी को भी मजबूत रखना है। तो आप लोकल बॉडी के चुनाव को अवॉइड क्यों करते हैं? आप उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाइए, चुनाव लड़िए, परिणाम कुछ भी आए लोगों तक पहुंचिए, लोगों को बताइए। और मैं कहता हूं चुनाव के बाद भी बताइए कि हमने तो इतना अच्छा किया था और ये नहीं कर पा रहे, फिर आपको विपक्ष में बैठने का भी मौका मिलेगा। लेकिन अब यहाँ विपक्ष कौन होगा? आजाद प्रत्याशी तो ज्यादातर जो है जिसका बोर्ड होता है उसके साथ चले जाते हैं, वो समर्थन कर देते हैं या उसमें अपने आप को शामिल कर लेते हैं। और देखते हैं कि ये फिर क्या चुनाव कांग्रेस का जो रुख है वो उसको क्या परिणाम देगा। ये सब परिणाम से सामने आने वाला है और आगे चल के जो है आगे के चुनाव में कांग्रेस की जमीन कितनी मजबूत रह पाएगी ये देखने की बात है। फिर वो जो ये नहीं देखेंगे कि क्या कमियां हमने पीछे छोड़ी हुई है। ठीक है आपने जादव साहब, आप बने रहे हमारे साथ। हम यहाँ फरीदाबाद का रुख करेंगे। मेरे साथी राजा पटेल ने फरीदाबाद में तमाम हालात का जायजा लिया है।
वहां भी वोटों की गिनती शुरू हो गई है। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, हालात कैसे हैं, क्या सरगर्मियां हैं, ये रिपोर्ट देखते हैं राजा पटेल की। चुनाव को लेकर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सुबह का समय है और आप देख सकते हैं कि तमाम जो पोलिंग बूथ एजेंट बनाए गए हैं वो अंदर मौजूद है और काउंटिंग शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। इस वक्त हम फरीदाबाद के सेक्टर 2 जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर मौजूद हैं। इसी तरीके से जो अलग अलग काउंटिंग सेंटर्स पूरे फरीदाबाद में बनाए गए हैं वहां पर लगातार जो वोटिंग है की गिनती है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से हम बात करें तो सबसे पहले जो वोटों की गिनती हो रही है, मेयर प्रत्याशी जो हैं सभी उन मेयर प्रत्याशियों को लेकर वोटों की गिनती हो रही है और उसके बाद जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनकी वोटों की गिनती होगी। तो लगातार जिस तरीके से सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी चाक चौबंद नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे जो इलाके में धारा 163 लगा रखी है। किसी भी व्यक्ति को काउंटिंग सेंटर के आसपास आने जाने की इजाज़त नहीं है। तो ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से जो वोटों की गिनती की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तमाम जो एजेंट्स हैं अलग अलग पार्टियों के वो अंदर मौजूद हैं और पहले राउंड की हम बात करें तो लगभग पहला राउंड कंप्लीट हो गया है। देखने वाली बात होगी कि बड़े दावे तो भाजपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, निकाय चुनाव में किसकी सरकार बनती हुई नजर आती है। मेरे सहयोगी विशाल के साथ फरीदाबाद खबरें अभी तक। और यहाँ बड़ी खबर दे रहे हैं हम अपने दर्शकों को जुलाना से। जुलाना नगर पालिका में बीजेपी ने जीत हासिल की है। जुलाना नगर पालिका के चेयरमैन बन गए हैं डॉक्टर संजय जांगड़ा। जुलाना नगर पालिका के चेयरमैन बने हैं डॉक्टर संजय जांगड़ा। बीजेपी ने जीत हासिल कर लिए, चेयरमैन पद पर भी कब्जा जमा लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने ये जुलाना नगर पालिका के हवाले से अभी तक की बड़ी जानकारी है आपके टीवी स्क्रीन पर। ये तमाम अपडेट पहुंचा रहे हम आप तक लगातार। जुलाना नगर पालिका से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यहां बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। चेयरमैन पद पर बीजेपी के डॉक्टर संजय जांगड़ा जीत हासिल कर चुके हैं। रुक करेंगे अपनी खास चर्चा का। मेरे साथ इस वक्त योगेश सिहाग साहब भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। सिहाग साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल आ रही है जी, धन्यवाद मैडम। सिहाग साहब, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। हमारी इस चर्चा में भी स्वागत है आपका। कई वार्ड्स के नतीजे सामने आ गए हैं। चेयरमैन पद पर भी अभी अभी एक रिजल्ट आपके सामने हमने बताया है। क्या सिहाग साहब आपको भी लग रहा था कि इसी तरह के नतीजे आएंगे हरियाणा के निकाय चुनाव में? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं इन निकाय चुनाव में ये स्थानीय निकाय का चुनाव एक भाईचारे का, गली मोहल्ले की समस्याओं का और आम जन से जुड़ी हुई मुद्दों का एक चुनाव होता है। इससे आप ना तो सरकार की परफॉर्मेंस तय कर सकते हो और जहां देखिए कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सिंबल पे चुनाव लड़ा है, चाहे मेयर का चुनाव हो और चाहे हमारे नगर निगम, नगर परिषद के पार्षदों का चुनाव हो। और हमने चुनाव लड़ा है एक हमारी विचारधारा को लेकर, एक सोच को लेकर, ना कि मैं अभी जादव साहब की बात को सुन रहा था। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति नहीं करती। वो ये नहीं है कि गली गली में अपने मंत्री घूम रहे हैं, 10-10 लोगों में वोट की अपील कर रहे हैं। तो क्या ये गलत बात है सिहाग साहब, गली गली में घूमकर वोट मांगना? क्या ये गलत बात है आपके मुताबिक? देखिए, सरकारी मंत्री वो वेतन लेता है सरकार से और वो 1 महीने तक सरकारी कामकाज को छोड़ के जो सरकारी, जो जनता की जो समस्याओं को सुनने की बजाय सिर्फ एक चुनावों के लिए गली मोहल्ले में घूमता है। हम उसको बिल्कुल गलत मानते हैं। सरकार यूं तो चुनाव हर दूसरे महीने आएंगे, पहले 1 महीने दिल्ली चुनाव में पूरी सरकार, मंत्री पूरे व्यस्त रहे, सचिवालय सुनसान रहे, ना जनता की पिछले 2 महीने से कोई सुनवाई हो रही है, ना काम हो रहे हैं। सरकार पिछले 5-6 महीने से भाजपा की सरकार है, परंतु आज भी कोई भी सरकार नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही, कोई विजन नजर नहीं आ रहा। वो अब मैं समझता हूँ 2-3 महीने में और कहीं के स्टेट के चुनाव आ जाएंगे। अच्छा, उनकी तो व्यवस्थाएं सिर्फ पूरे देश में चुनावों में व्यस्त रहना सरकार की प्राथमिकता नजर आती है। तो सिहाग साहब, कांग्रेस के नेता तो इस वक्त सरकार में नहीं थे, वो तो कोई तनख्वाह भी नहीं ले रहे थे, उन्हें तो अपनी कोई ड्यूटी भी नहीं छोड़नी पड़ती,
वो क्यों नहीं गए जनता के बीच? आखिरकार यही जनता है जो आप लोगों को सत्ता तक पहुंचाती है, क्यों ना जाए फिर जनता के बीच? और जहां तक समस्याएं सुनने की बात है तो वो तो लोगों के बीच जाकर भी सुनी जा सकती हैं। कहीं नहीं सुनी मंत्रियों ने, सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि वोट दीजिए हमें, वोट दोगे तो काम होंगे आपके। और फिर भी आप देखिए, मैं एक बात और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, जनता ने प्रथम दृष्टि से ये जनप्रतिनिधियों के लिए एक विचारणीय सवाल है 50% से कम वोटिंग होना, और ये सबसे बड़ी सरकार की उदासीनता, सरकार को जनता ने नकार दिया है। देखिए 50% से भी कम वोटिंग होना, और उसके बाद भी आजाद इतनी संख्या में चुनाव जीत के आ रहे हैं, ये तो तय है कि पार्षद के चुनाव में जनता ने भाजपा को नकार दिया है। सियाग साहब, लेकिन नतीजे देखे जाते हैं, वोट कितने पड़े बाद में विश्लेषण के विषय। जादौन साहब जैसे तमाम राजनीतिक विश्लेषक और सीनियर पत्रकार इस पर विश्लेषण करेंगे, लेकिन सियाग साहब ये बताइए कि आप लोगों का जनता के बीच नहीं जाना, आपको ये गलत नहीं लगता, या ये भी आपके नजदीक एक उपलब्धि है? जैसे हुड्डा साहब कहते हैं खुद, MP MLA से नीचे के चुनाव में जाते ही नहीं मैं। देखिए, हम हर समय 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। जब भी हमारा लोकसभा चुनाव में भी बेटर परफॉर्मेंस रही हरियाणा में, और आज भी हमारा 40.10% वोट है। वोट शेयर में आज भी हम कहीं पीछे नहीं है। तो 37 विधायक मजबूत हमारा विपक्ष है। तो मैं जनता की बात कहता हूं, ये भाईचारे का चुनाव होता है, ये फ्रैक्शन डालने का चुनाव नहीं होता। हमने एक सिंबॉलिक चुनाव लड़ा है। फिर तो आप बताइए, मोदी जी क्यों नहीं आए चुनाव में? सिर्फ इनकी एक कसर बाकी रही, मुख्यमंत्री दिन रात घूमते रहे। ठीक है सियाग साहब, आएंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर है हमारे पास अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, बड़ी जानकारी एक और दे रहे हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग है ये भी। करनाल निगम चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। करनाल नगर निगम के नतीजे बताने जा रहे हैं हम। वार्ड नंबर 1 और 2 से बीजेपी के उम्मीदवार जीत गई हैं। ये करनाल से रिजल्ट आपके टीवी स्क्रीन पर। करनाल नगर निगम में वार्ड नंबर 1 से भी बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है और वार्ड नंबर 2 से भी बीजेपी उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। ये नतीजे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर करनाल नगर निगम के हवाले से। आपको बता दें कि 1 और 2 वार्ड के नतीजे सामने आए हैं। इन दोनों ही वार्ड में बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर ली। यह है बड़ी खबर करनाल से इस वक्त की। वार्ड नंबर 1 और 2 से बीजेपी उम्मीदवार जीत हासिल कर चुके हैं। ये 2 वार्ड के नतीजे आपके टीवी स्क्रीन पर। जी सियाग साहब, आप अपनी बात पूरी करें। आप आएंगे सियाग साहब आपके पास। एक और बड़ा अपडेट है हमारे पास इस वक्त का, एक और बड़ी जानकारी है अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर कहां से है आपको बताते हैं। इस वक्त रिजल्ट के हवाले से तमाम ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं। यमुनानगर नगर निगम के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। वार्ड 1 से भी बीजेपी ने जीत हासिल की। अब वार्ड नंबर 2 का रिजल्ट सामने आया है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी अरुण कुमार जीत गए। इसके अलावा बराड़ा नगर पालिका से आजाद उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। आजाद प्रत्याशी रजत मलिक 1994 वोटों से जीते। यमुनानगर नगर निगम के वार्ड नंबर 2 से बीजेपी ने जीत हासिल की है। बराड़ा से भी आपको अपडेट दे रहे हैं। बराड़ा नगर पालिका में आजाद प्रत्याशी ने जीत हासिल की। योगेश सियाग साहब, आप कुछ कह रहे थे। आप शायद कह रहे थे कि प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए निकाय चुनाव में? जब स्टेट के नेतृत्व से काम चल रहा था तो क्या करते वो आके? फिर तो मुख्यमंत्री जी को इतनी आवश्यकता क्यों पड़ी? जब ये चुनाव, आप मुख्यमंत्री जी 20 दिन तक चुनाव प्रचार में उतरे रहे, सिर्फ एक प्रधानमंत्री जी की जनसभा नहीं हुई। और मैं ये बात दावे से कह रहा हूं, बिल्कुल हमारे आदरणीय नेता हुड्डा साहब स्पष्ट कर चुके थे कि ये भाईचारे का, स्थानीय निकाय का चुनाव होता है। हमने विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ा है। जिन्हें हमारी विचारधारा पसंद है वो हमें वोट दें, लेकिन ये नहीं, उन्होंने कोई जनसभा नहीं की हुड्डा साहब ने। और जिस समय हमारी सरकार थी, मैं ये बात और क्लियर करता हूं, 10 साल कांग्रेस सत्ता में रही है, वहां उस समय कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं, परंतु उन्होंने कभी हुड्डा साहब ने प्रचार नहीं किया। तो इसके साथ साथ मैं एक बात और मैडम बताता हूं, सामाजिक संस्थाओं के चुनाव में भी जितनी, चाहे शिक्षण संस्थाएं हो, चाहे रोहतक में ही हो, चाहे
ये बड़ी संस्थाएं हैं, उसमें भी कभी भी हुड्डा साहब या उनका परिवार पार्टिसिपेट नहीं तो करता। सियाग साहब, इसलिए आप इसे एक उम्मीदवार का उपलब्धि मानते हैं? जनता के बीच नहीं जाना, जनसभाएं नहीं नहीं। करना, इसे आप उपलब्धि मानते नहीं। हैं? देखिए, इतने छोटे स्तर पर एक अगर मंत्री एक दिन में 10 आदमियों की नुक्कड़ सभा करता है और वो सरकारी कामकाज को 1 महीने तक छोड़ के वो एक अपना मैसेज भी दे सकता है, एक बार वोट की अपील कर सकता है। सारे जनता महकमों देखे के काम चल रहे हैं कि सियाग साहब, किसका रुका? लेकिन आप क्यों नहीं गए? आप लोगों के ऊपर तो सरकारी कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कांग्रेस के नेता क्यों नहीं गए? 2 महीने से काम रुके हैं। आप सचिवालय में देखिए, चंडीगढ़ 2 महीने से फाइलों पे साइन नहीं हुए मंत्रियों के। और आप देखिए, जो भी जादौन साहब कांग्रेस की बात कर रहे थे, आप पे ये प्रकाश डाल दीजिए, कल विधानसभा में क्या हुआ, कितनी गरिमा तार हुई है और झगड़ा किसके बीच हुआ? इनके मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा और रामकुमार गौतम जी विधायक। क्या यही एक ये मंदिर, इस मंदिर में जनता विधानसभा में अपना जनप्रतिनिधि भेजती है कि वो हमारी समस्याओं को उठाएंगे, ठीक है, पॉलिसी बनाएंगे, और वो क्षेत्र के भाषा का प्रयोग ठीक है। करते हैं उनके मंत्री और विधायक। ये भी आप चर्चा लगा का एक सकते हो। विषय है सियाग साहब, इस पर भी आएंगे। लेकिन बहुत जादव बड़ी साहब, बात है। कांग्रेस के ना तो बात है। बड़े नेताओं को ये लगता है, आएंगे सियाग साहब आपके पास। जादव साहब, मैं आपका रुख कर रही हूँ यहाँ। कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी लगता है कि वो जनता के बीच नहीं जा रहे, तो ये उनकी एक उपलब्धि है। मैंने हुड्डा साहब का जिक्र आपसे किया, सियाग साहब भी ये कह रहे हैं कि भाईचारे का चुनाव है, तो फिर आखिर सिंबल पे क्यों लड़ा? ये भाईचारे का ही चुनाव है और इसको अगर गंभीरता से नहीं लेना, समझ नहीं आ रहा। मतलब एक जो पंचायती सिस्टम है हमारे देश में, क्या उसको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लेना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है जी कि ये सोचना बहुत ही जो है, मुझे लगता है कि विरोधाभासी है कि एक तरफ तो आप ये बात करते हैं कि हम लोकतंत्र में मुख्य विपक्षी दल हैं, हम लोकतंत्र में भागीदार हैं, एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और फिर आप ये कहें कि ये सब भाईचारे का चुनाव है। जैसे आपने सवाल उठाया कि फिर भाईचारे का ही था तो आपको सिंबल पर लड़ना ही नहीं चाहिए था। फिर तो आप ये खुला कर देते कि भाई ये जो है, जो भी लड़ना चाहे, एक आध बार राजनीतिक दलों ने ऐसे फैसले भी किए हैं कि ठीक है, अब इसमें क्या टिकट आवंटन करना है, जो लड़ना चाहे वो लड़ने के लिए स्वतंत्र है। अभी तो ये हुआ कि हिसार से वो जो टिकट मांग रहे थे, जो विधानसभा चुनाव हार चुके 2 बार, रामनिवास जी बराड़ा, उनको टिकट नहीं दिया, उन्होंने बगावत कर दी, कांग्रेस ने उनको निष्कासित किया। तो आप एक तरफ तो ये कार्रवाई कर रहे हैं दलीय आधार पर कि चूंकि वो उन्होंने बगावत की है इसलिए निकाल दिया गया, एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाईचारे का चुनाव में भाग ही नहीं लेना। ये जादव साहब आएंगे आपके पास, पूरी बात सुनेंगे आपकी। इस बीच एक और बड़ी खबर है हमारे पास, एक और रिजल्ट ब्रेकिंग है। पानीपत नगर निगम को लेकर अपडेट है ये हमारे पास, जो हम देने जा रहे हैं अपने दर्शकों को। बता दें आपको कि वार्ड नंबर 3 से बीजेपी के अनिल बजाज जीत गए। ये पानीपत का नतीजा है आपके टीवी स्क्रीन पर। वार्ड नंबर 4 में निर्दलीय अंजलि शर्मा जीत गई और वार्ड नंबर 3 से बीजेपी के अनिल बजाज जीते हैं। वार्ड नंबर 4 से अंजलि शर्मा जीती हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी थी। ये पानीपत नगर निगम का अपडेट है जो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। और इस बीच मेरे साथ जुड़ गए हैं फरीदाबाद से हमारे ब्यूरो राजा पटेल। राजा, क्या जानकारी है आपके पास? कुछ अपडेट्स हैं कि आपके पास? मतगणना का सिलसिला यहां भी जारी है। और बिल्कुल देखिए, सुबह से ही लगातार जो वोटों की गिनती है वो लगातार जारी है। और मैं आपको बड़ी बात बता दूं कि जो भाजपा की मेयर प्रत्याशी हैं करीबन 7000 वोटों से आगे चल रही हैं, तो एक बड़े बहुमत की ओर जो फरीदाबाद की हम बात करें तो भाजपा की जो मेयर प्रत्याशी हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर के बाहर मौजूद हैं। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर वोटों की गिनती हो रही है। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी पूरी तरीके से चाक चौबंद यहाँ पर नजर आ रही है, तो क्योंकि अब से कुछ देर बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। पर पहले जो वोटों की गिनती है वो मेयर प्रत्याशी की हो रही है, सभी जो मेयर प्रत्याशी उनकी हो रही है, और उसके बाद जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनकी वोटों की गिनती शुरू होगी। तो फरीदाबाद क्योंकि शहरी सीट है, दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में नगर निगम जो है यहाँ पर फरीदाबाद में नगर निगम को लेकर जिस तरीके से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे उनकी धड़कनें जरूर तेज होगी, क्योंकि अब से कुछ देर बाद उनकी वोटों की गिनती शुरू होगी। पर फिलहाल भारी बहुमत जो है भाजपा प्रत्याशी जो है मेयर की, वो आगे चलती हुई नजर आ रही है। जी मुमताज। जी,
ठीक है राजा, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है, आपकी रिपोर्ट के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे थे। राजा, क्या कांग्रेस के लिए किसी खुशखबरी की उम्मीद है अभी फरीदाबाद नगर निगम से, लगता है आपको? और बिल्कुल देखिए फरीदाबाद नगर निगम की बात करें तो जो कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी हैं, करीबन अभी इन्होंने टोटल 3000 के करीब वोट लिए हैं और ऐसे में जो आंकड़ा है काफी पीछे हैं, क्योंकि बड़ा मार्जिन है जो है जीत का वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 7000 प्लस वोटों से जो भाजपा प्रत्याशी हैं परवीन बत्रा जोशी वो आगे चल रही हैं और मात्र 3000 वोटों पर जो कांग्रेस का मामला है वो लटकता हुआ नजर आ रहा है। और अलग अलग जो वार्डों की गिनती है वो लगातार सुचारू रूप से चालू है। करीबन 30 मिनट बाद ये फैसला होगा कि फरीदाबाद का मेयर कौन होगा, पर एक बड़ा जो अंतर है वोटिंग की गिनतियों का वो देखने को मिल रहा है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा एक बड़े बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। और जैसा कि तमाम जो फरीदाबाद के भाजपा नेताओं ने कहा कि देश में सबसे बड़ी जीत जो मेयर की होगी फरीदाबाद से होगी, उसी और लगातार जो मेयर प्रत्याशी हैं भाजपा की वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है राजा, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, हम फिर आपका रुख करेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। आपका शुक्रिया। भी जादव साहब, आप अपनी बात पूरी करें। ये विश्लेषण मुझे लगता है जो आप अभी कर रहे हैं ये कांग्रेस को बहुत पहले करना चाहिए था और आगे भी सियाग साहब आप लोगों को बहुत जबरदस्त रिव्यू की जरूरत है, इस पर आएंगे हम, लेकिन जादव साहब अपनी बात पहले मुकम्मल कर लें। नहीं, देखिए ऐसा है कि राजनीतिक दृष्टि से आपको देखना है कि आपका प्रतिद्वंदी किस स्पीड से, किस रणनीति से आगे बढ़ रहा है। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। आप कहें कि आप अपनी धारणा में जीते रहें, इसको कहते हैं आत्ममुग्ध होने की अवस्था, कि उनको लगता है कि अब हम मुख्य विपक्षी दल हैं, 37 सीट हमें मिली हुई हैं विधानसभा में और अब ठीक है, हमारा परसेंटेज ऑफ वोट में भी बहुत अंतर नहीं रहा, हम बहुत मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिए पिछले चुनाव में भी यही हुआ था, भारतीय जनता पार्टी को 2019 में मेजोरिटी नहीं मिल पाई थी, लेकिन उसने किस तरह से काम किया उसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो जो है पूर्ण बहुमत की सरकार उन्होंने बना ली, 48 सीट हासिल कर ली। और आप जो है, आप ये कह रहे थे हम बहुत फासले में नहीं हैं, हमारी जो 31 सीट हैं इनकी 40 हैं, 8-9 सीट का अंतर है, तो हम जो है बढ़ेंगे। और लोकसभा चुनाव में तो अगर उनको ये कहते थे कि आपको भारतीय जनता पार्टी भी जो है इस लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें हासिल करेगी, लेकिन कांग्रेस के नेता दावा करते थे, वो डिबेट में मिल जाते, प्रवक्ता कहते नहीं हम 10 जीत रहे। अगर उनको ये कहते हैं कि आप 10 नहीं जीत रहे तो वो कहते हैं आप तो भाजपा से बोल रहे हो। वो ऐसा नहीं होता जी। आप ग्राउंड पर वस्तु स्थिति क्या है, धरातल पर हकीकत क्या है, उसको स्वीकार करना सीखिए। बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग हमें कहते हैं कि हम जब सत्ता में आ जाते हैं तो हमें नहीं दिखाई देता कि धरातल पर क्या हो रहा है, हमें दूसरों से पता चलता है। तो सवाल यह है कि आपको पता नहीं चल रहा, कोई और आपको जो है एक निष्पक्ष आकलन करता या पर्यवेक्षक आपको बता रहा है। ठीक है जादव साहब, आएंगे आपके पास। एक और बड़ी जानकारी हमारे पास, एक और बड़ा अपडेट है। क्या है रिजल्ट ब्रेकिंग इस बार हिसार से है। हिसार नगर निगम में वार्ड के नतीजे आपको दे रहे हैं, किस वार्ड में क्या सूरत हाल है। वार्ड नंबर 1 से बीजेपी उम्मीदवार टीनू जैन चुनाव जीते। वार्ड 2 से बीजेपी प्रत्याशी मोहित की जीत हुई है। वार्ड 1 से बीजेपी उम्मीदवार टीनू ने जीता। की ये ब्रेकिंग थी, हिसार के नतीजे थे। रुक करेंगे अपनी चर्चाओं का। सियाग साहब आपके पास में आ रही हूं। जादव साहब जिस तरह से कह रहे थे, अगर इतने सारे राजनीतिक विश्लेषक लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव से तो खासतौर से अब तक लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप लोगों को यानी कि कांग्रेस पार्टी को वाकई रिव्यू की जरूरत है और जो चीजें, जो चुनौतियां सामने आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। कबूतर की तरह आंख बंद कर जाने से चीजें हल नहीं होंगी। सियाग साहब, क्या आपको वाकई इस चीज में गंभीरता नजर नहीं आती? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से गंभीर है और देखिए लोकतंत्र में चुनाव में हार जीत लगी रहती है। चुनाव जीतकर आप, ये जरूरी नहीं है कि आप चुनाव जीत गए तो आपकी पार्टी या आप एक बहुत बड़े नेता बन गए। आज भारतीय जनता पार्टी में जो बेशक से हरियाणा में भाजपा की सरकार है, परंतु इनके नेताओं की जो जनता में लोकप्रियता है वो ना के बराबर है। क्योंकि देखिए वो क्यों है, इनके नेताओं की
सिर्फ अब देखिए इनकी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में, आप मुझे 3 ऐसे नेताओं, एक ऐसे नेता का नाम बता दीजिए जाटौन साहब जो जनता से जुड़ा हुआ वो जन नेता हो। उनकी तो सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति है, आप इस पे नहीं आते। जो जुड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, अनिल विज जी, उन्हें ये पार्टी नोटिस थमा देती है। तो जायज बात उठाते हैं वो आप उस बात पर नहीं आते, उनको नोटिस दे दिया जाता है। तो जनता से जुड़े हुए नेता इनकी पार्टी में नहीं है। जो इक्का दुक्का है उनको काम नहीं करने दिया जाता, उनकी बात को नहीं सुना जाता। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र ये होता है कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र भी हो, वो अपनी बात को रख सके। कांग्रेस पार्टी में अपना लोकतंत्र है, वो हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का अधिकार है। ये नहीं है कि आप डिक्टेटरशिप चलाओगे। आज भाजपा में किसकी, मुख्यमंत्री के अपने फैसले नहीं ले सकते। संविधान में एक संवैधानिक पद होता है मुख्यमंत्री का। सियाग साहब, हम ये कह रहे हैं क्या चुनाव प्रचार में उतरने से भी रोका गया क्या आपको? आप लोगों को रोका गया चुनाव प्रचार में उतरने से? किसी तरह की चुनौती आई सामने, कोई अड़ंगा डाला गया? बताइए। चर्चा हम यही कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं। हमने पहली बार एक विचारधारा के साथ लोगों को एक अपना विजन दिया कांग्रेस पार्टी ने कि हम सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं। और में जब भी ये जादौन साहब भी अच्छी तरह समझते हैं कि लोकल बॉडीज के चुनाव में भाईचारे का चुनाव होता है, उसमें आप ये बात एक दावे से कहता हूं, इसमें एंटी डिफेक्शन नहीं होता, ना ही इसमें सरकार जो है धन बल लालच देकर दबाव बनाकर हर पार्षद को, अगर वो आजाद भी जीत जाएगा, उन्हें भी अपनी पार्टी में शामिल करेगी। और ये होता है। और आप एक बात बताइए, मैं इन्हें स्पष्ट कर देता हूं, जो रामनिवास बराड़ा नहीं है, वो रामनिवास राठौर थे जिन्होंने विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी टिकट जरूर लड़ा था, परंतु वो मेयर की टिकट कांग्रेस से नहीं मांग रहे थे, वो टिकट भाजपा से मांग रहे थे और भाजपा में वो शामिल हो गए। परंतु उसके साथ साथ देखिए भाजपा की ऐसी क्या मजबूरियां हैं। एक तो वो शासन की पार्टी कहलाती है, जिसने भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ा था, पूर्व मेयर थे, उन्हें मुख्यमंत्री खुद शामिल करवाने आना चाह रहे थे, लेकिन हाईकमान के लोग बताते हैं जादौन साहब, मुख्यमंत्री की ये ऐसी है यहाँ। और शामिल इसलिए नहीं किया गया कि उन्होंने बागी होकर चुनाव लड़ा था भाजपा से। और आप आज देख लेना, जितने जो आजाद प्रत्याशी है उन्होंने बागियों के चुनाव लड़े, यह बात आप मानते हो, एडमिट करते हो, भाजपा से बागियों के लड़े है ना, उन्हें पार्टी में क्यों शामिल करेगी? मैं आज दावे से कहता हूं, क्या ये तो है हार जीत? अगर आप जीत गए, ये नहीं है कि हारे हुए सभी को अपने साथ मिला लो। तो आपको पहले से पता है कि ये राजनीति नहीं है जो हर देश में राजनीति चल रही है। इसीलिए आपने हौसला ही छोड़ दिया सियाग साहब कि आप ये मानते हैं पहले से ही कि चुनाव जीतने के बाद ऐसा ही होगा, बीजेपी जो उसके सिंबल पे चुनाव नहीं लड़े उन्हें भी खुद अपने में मिला लेगी। आप ये बात पहले से जानते हैं, आप ये कह रहे हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, और आप आज मैं आपके लोकप्रिय चैनल पे एक बार दावे से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी यही है। ये तो पार्षद है भारतीय जनता पार्टी। एक बात और सुनिए, मैं जादौन साहब को भी बता देता हूं, शायद वो कैमरे के आगे ना कह सके, लेकिन मुझे ये स्वीकार करने में कोई, सच्चाई स्वीकार करने में मुझे कोई परहेज नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल कार्यकर्ताओं को समाप्त करती है, तो कार्यकर्ता से दूसरी पार्टी का मजबूत लगता है, उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करती है और उन्हें मौका देती है। ये कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नहीं है। वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिन के मूल कार्यकर्ता जो विचारधारा के लोग थे, आज वो अपने घरों में बैठे हैं। आज 70% कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लोग सरकार में शामिल है। आज आप देखिए क्या है भारतीय जनता पार्टी का नाम की लाने से क्या हो जाएगा। ठीक है सियाग साहब, हमारे साथ ना इस वक्त बीजेपी की प्रवक्ता वैशाली तोमर जी भी जुड़ चुकी हैं। वैशाली जी, बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी ममता जी। शुरुआती नतीजे आए हैं कुछ वार्ड्स में,
कुछ जगह से जो बीजेपी के लिए खुशखबरी लेकर आए। वैशाली जी, बहुत मुबारकबाद आपको। हमारे साथ योगेश सिहाग साहब कांग्रेस से बने हुए हैं और राजेंद्र जादौन साहब हमारे साथ बतौर सीनियर पत्रकार मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में ही। सिहाग साहब कह रहे थे कि निकाय चुनाव के लिए बहुत गंभीरता से जिस तरह से सरकार उतरी वो उन्हें ठीक नहीं लगा। पूरे महीने पहले आप लोग दिल्ली चुनाव में बिजी रहे, फिर निकाय चुनाव में आपका पूरा सरकारी अमला लग गया। मंत्रियों को सरकार को सैलरी दी जाती है जनता के पैसे से। वो वक्त जनता की परेशानियां एड्रेस करने में लगाना चाहिए था, आप लोगों ने सारा ही प्रचार में लगा दिया। वो नमस्कार मुमताज जी और कांग्रेस प्रवक्ता और मेरे साथ जुड़े अन्य विपक्षी प्रवक्ता को करती हूं, हरियाणा की जनता को राम राम करती जी। देखिए, अब विपक्ष है मुमताज जी, और आप जानते हैं कि जो फैसले हैं वो इनके फेवर में नहीं आ रहे हैं। तो अब ये कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे, लेकिन अगर इसको पॉजिटिव तरीके से देखा जाए तो ये बताता है कि जो भाजपा सरकार है उसमें जो मुख्यमंत्री से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, गृह मंत्री से लेके, अन्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके संगठन के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी एक ही दृष्टि से आंका जाता है और वो चुनाव को उत्सव की तरह मनाता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इसको अपनी जिम्मेदारी समझे, इसको जिम्मेदारी समझ के जनता से कनेक्ट करे, जनता से मिले, जनता की समस्याओं को समझे, जनता के विकास को सुनिश्चित करे। लेकिन कांग्रेस ने, आप देखें कि चाहे विधानसभा का चुनाव था, चाहे लोकसभा का चुनाव था, कांग्रेस के जो आला अधिकारी हैं, जो हुड्डा जी हैं, जो शैलजा जी हैं, वो खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक भी लोगों के प्रचार प्रसार में नहीं गई जिन्हें उन्होंने टिकट वितरण किए। इनकी आपसी कलह ने इनको कहां खड़ा कर दिया है, ये प्रवक्ताओं की फ्रस्ट्रेशन से मैं समझ सकती हूँ। प्रवक्ता अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो तो आकर बैठकर उनका काम है, उनका दायित्व है, उनका धर्म बनता है अपनी पार्टी का पक्ष रखना। लेकिन अगर आप देखें तो इनके जो आला अधिकारी है, जो इनकी शीर्ष नेतृत्व है, वो सिर्फ और सिर्फ आपसी कलह में उलझा हुआ है, और उस आपसी कलह में वो ना ही जनता के प्रचार प्रसार पे जा रहा है, ना ही जनता की समस्याओं की निजात पे जा रहा है। इसलिए अब इनको कुछ तो बोलना ही है, अब कुछ तो कहेंगे। विपक्ष है, विपक्ष का काम होता है कि दूसरी जो पार्टी है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उसमें खामियां और कमियां निकालना। तो जाहिर सी बात है कि सिहाग जी जो है वो बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और मैं उसके लिए उनकी उम्दा तारीफ करना चाहूंगी। लेकिन मैं पूर्ण आश्वस्त हूँ और पूर्ण विश्वास में हूँ कि भाजपा सरकार ने 2014 के बाद, अगर ग्रोथ की बात की जाए, मुमताज जी आप मुझे सुन रही हैं? जी बिल्कुल, आपको सुन रहे हैं। मेरी आवाज सही से पहुंच रही है? आपकी आवाज ठीक से पहुंच रही है, आपकी पूरी बात भी सुनेंगे। फिलहाल एक बड़ी जानकारी है हमारे पास, एक और बड़ा अपडेट है जो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र के थानेसर नगर परिषद चुनाव के परिणाम देने जा रहे हैं हम अपने दर्शकों को। वार्ड नंबर 11 से बीजेपी उम्मीदवार सुषमा मेहता जीत गई। ये वार्ड नंबर 11 का रिजल्ट है। वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र कुमार चुनाव जीते। वार्ड नंबर 13 से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत हरियाल जीत गए हैं। और थानेसर नगर परिषद चुनाव के ये परिणाम है जो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। वार्ड नंबर 11 से बीजेपी उम्मीदवार सुषमा मेहता ने जीत हासिल की है। वार्ड नंबर 12 से निर्दलीय उम्मीदवार राजेंद्र कुमार जीते हैं और वार्ड नंबर 13 से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत हरियाल ने जीत हासिल की। वापस रुक करेंगे अपनी चर्चाओं का। ये थे थानेसर नगर परिषद चुनाव के परिणाम। जी वैशाली जी, अपनी बात पूरी करें। इस बीच आपके लिए एक और खुशखबरी हमने दी है। जी धन्यवाद मुमताज जी, मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। लेकिन अगर आप देख, बात यहाँ पर मैं किसानों से लेकर महिलाओं से लेकर, आप किसी भी वर्ग में पूछ लीजिए, किसी जाति में पूछ लीजिए, किसी धर्म में पूछ लीजिए, प्रत्येक व्यक्ति से पूछ लीजिए कि माननीय, मैं 2014 के बाद की ही बात करना चाहूंगी और उसके बाद नायाब सैनी सरकार ने जिस तरह से जनता के दिलों पर राज कर रही है, जिस तरह से जनता की समस्याओं को सुन रही है, जिस तरह से अपने सरल व्यवहार से जनता से कनेक्ट कर रही है, तो ये हरियाली हरियाणा, ये इतना खुशहाल हरियाणा बन गया है कि इसमें अब ना ही कोई समस्या है और ना ही कोई, सिर्फ छोड़कर विपक्षी पार्टी के जो कुछ लोग हैं उनको छोड़कर कोई भी परेशान नहीं है। ये एक तरह से मैं कहूंगी कि राम राज्य इसको कहा जा सकता है। इतनी सारी, आप देखें कि इस तरह से ई लाइब्रेरियों का उद्घाटन हमारे विधायक कर रहे हैं कि वो खुद बता रहे हैं
कि हमने इन गांवों में इतनी लाइब्रेरियों का उद्घाटन कर दिया है, जिम पार्कों में जिम खोले जा रहे हैं, जिससे जनता जो है, जिस तरह से वहां के लोग जो हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाए। स्टेट हाईवे को गांव तक जोड़ा जा रहा है। वैशाली जी सियाद साहब कह रहे हैं पिछले 2 महीनों से लोगों के काम ही नहीं हो रहे हैं, आप लोग सब प्रचार में ही लगे हुए हैं, कोई फाइल निकल ही नहीं रही, काम ही नहीं हो रहे। अब सिहाग जी की कोई फाइल पड़ी होगी तो वो नहीं जा रही होगी, तो आप उसके लिए सही राइट पर्सन से संपर्क करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिहाग जी कौन सा काम है, ऐसा बताइए कि कौन सी ऐसी फाइल अटकी हुई है जो नहीं हो रही है, कौन सी ऐसी चीजें नहीं हो रही है। देखिए, अगर ऐसा कुछ होना, मैं आपको बताती हूँ कि किसानों के लिए हरियाणा से 2014 के बाद की मैं बात कर रही हूँ कि पीएम ने किसान सम्मान निधि के तहत 20,24,000 किसानों को 6,563 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं मुमताज जी। और फसल बीमा योजना के तहत हरियाणा में 34,57,000 किसानों को 8,732 करोड़ की राशि देकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको सुरक्षित किया जा चुका है। गोवंश को इतना बढ़ावा मिला है, इतनी सुरक्षिता मिली है कि पहले जो गोवंश सड़कों पर होता था कांग्रेस राज्य में, वो नॉनवेज लोगों की प्लेट में परोसा जाता था। लेकिन आज अगर आप देखें, भाजपा सरकार में 683 गौशालाएं बना दी गई हैं और गाय अगर कहीं घूमती है तो फोन नंबर अलॉट किए गए हैं कि फोन नंबर के माध्यम से संपर्क किया जाए तो 5-10 मिनट में गाड़ी पहुंच जाती है और उस गोवंश को गौशाला तक सुरक्षित पहुंचाया जाता है। वैशाली जी यहाँ रोकूंगी, वैशाली जी मैं आपको रोकूंगी। गौवंश तो अब भी सड़कों पर खूब घूमता है, अभी भी उनकी वजह से बहुत हादसे हो जाते हैं। हम आए दिन इस तरह की खबरें चलाते हैं अलग अलग जगह से हरियाणा में ही कि उनकी वजह से कई मौतें हो जाती हैं, कई की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। उस पर माकूल तरीके से पूरा काम नहीं हुआ है। कि 2014 के बाद इन सब चीजों में कितनी कमी आई है, मैं वही बता रही हूँ कि कांग्रेस सरकार में गोवंश को इतनी दुर्दशा से, इतनी दुर्गति से, मतलब कि देखकर वीडियो भी अगर देख लेते थे तो अपने जिंदा होने पर शर्मसार होते थे। सनातन लोग, उनको इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित करके मारा जाता था और नॉनवेज लोगों की प्लेट में उसको परोसा जाता था, जो गौ माता हमारी माता। ठीक है वैशाली जी, आएंगे आपके पास। एक और बड़ी खबर हमारे पास, एक और बड़ा अपडेट है इस वक्त का जो अपने दर्शकों को हम देने जा रहे हैं हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजों पर। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 10 निगमों में 9 पर बीजेपी और 1 पर निर्दलीय आगे। हरियाणा निकाय चुनाव के रिजल्ट अपडेट है ये। 10 निगमों में 9 पर बीजेपी आगे है, 1 पर निर्दलीय आगे है। ये है अभी तक की सबसे बड़ी खबर आपको जो दे रहे हैं हरियाणा निकाय चुनाव के नतीजों पर। बड़ा अपडेट है, 10 निगमों में 9 पर बीजेपी आगे है, 1 पर निर्दलीय आगे है। ये अभी तक का अपडेट है। फाइनल नतीजे क्या होंगे उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। जादौन साहब आपके पास आ रहे हैं। अब हम यहाँ, कांग्रेस का तो नाम ही नहीं आ रहा है, अभी तक किसी रिजल्ट में नहीं आया। नहीं तो देखिए ना कि अब कांग्रेस ने तो जो नीति तय की है कि ये भाईचारे का चुनाव। देखिए, हम ना तो बीजेपी के साथ है ना कांग्रेस के साथ है, और हम ये भी नहीं कह रहे कि कांग्रेस गलत है, लेकिन हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस ने जितनी ताकत से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, आपने क्यों नहीं लड़ा? आप कह रहे हैं सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है, मुख्यमंत्री सरकारी काम छोड़कर चुनाव प्रचार में लगे। तो सवाल यह है कि आपके लिए तो एक अच्छा मौका था कि आप लोगों के बीच में जाते और कहते देखिए कि मुख्यमंत्री जी सारा काम छोड़कर यहाँ चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो आपने तो वो मुद्दा उठाने का अवसर ही गंवा दिया। सवाल ही यह है, किसी का बाइकाट करना समाधान नहीं है, भागीदारी करके अपना पक्ष रखना। और लोकतंत्र में तो आलोचना एक प्राणवायु की तरह काम करती है, ऑक्सीजन की तरह काम करती है। आप आलोचना कीजिए, अब बताइए कि ये सरकार जो है अक्टूबर 2024 में चुनाव जीतने, सत्तारूढ़ होने के बाद ये क्या कर पा रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमने जो है 240 संकल्प लिए थे विधानसभा चुनाव में, उसमें से 18 पूरे कर दिए, 10 पर और काम चल रहा है और 5 साल आते आते पूरे कर देंगे। तो आप सवाल उठाइए ना कि प्रायोरिटी क्या थी और सरकार क्या कर रही है, और वो जो है धरातल पर जो 18 जो संकल्प पूरे किए गए हैं उन्होंने क्या परिणाम दिए। आप तो अवसर गंवा रहे हैं। सवाल ये है, अवसर गंवाना राजनीति नहीं है, अवसर हासिल करना राजनीति है, ताकि आप लोगों की सेवा कर सकें, लोगों तक जा सकें, लोगों के मन में एक जगह बना सकें कि हाँ आपका चुनाव चिन्ह ठीक है, ये ठीक काम कर रहा है। पहले तो नारा होता था कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन आप तो वो गरीब का ही साथ छोड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं?
सवाल ये है, हम ये नहीं कह रहे कि भाजपा ठीक है, कांग्रेस ठीक है, लेकिन सवाल यहाँ ये चल रहा है कि आप अवसर को गंवा रहे हैं। अवसर को क्यों गंवा रहे हैं? लोकतंत्र में भागीदारी बहुत जरूरी है, तभी वो लोकतंत्र का एक मतलब है। लोग चिंता करते हैं कि विपक्ष का मजबूत रहना भी जरूरी है। लोकतंत्र की गाड़ी दोनों पहियों से चलती है, एक पहिए से नहीं चलेगी। अगर वो विकलांग हो जाएगी तो कैसे लोगों को अच्छे परिणाम मिलेंगे? सेवा कौन करेगा? जिम्मेदारी का भाव कैसे पैदा होगा? तो सवाल यह है कि आप एक बार पुनर्विचार कीजिए कि आपकी रणनीति क्या है। एक तो वो जो जा रहे हैं पन्ना प्रमुख लेवल पर कि मतदाता सूची के हर पन्ने का एक इंचार्ज है उनका, भारतीय जनता पार्टी का, और आप जो है, आपके ना तो ब्लॉक कमेटियां हैं, ना कोई आपकी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं, और आपके यहाँ एक जो है कैजुअल सिस्टम है कि चुनाव आ गया, जिला प्रभारी बना दो, जिला संयोजक बना दो, वही करेंगे। अब उनकी कितनी पकड़ होती है, उनको टाइम बीइंग जिम्मेदारी मिलती है, वो इतनी पहुंच नहीं कर पाते। सवाल ये है कि जो एक रेगुलर इकाई होती है, जो उसका कोई प्रधान बनता है, मान लीजिए ब्लॉक का बन गया, बूथ का बन गया, तो वो एक जिम्मेदारी महसूस करता है कि ये मेरे सदस्य हैं इतने क्षेत्र में और मुझे किस तरह से काम करना है, सदस्यता को बढ़ाना है। मैं समझता हूँ ये राजनीति की एबीसीडी है। क्या कांग्रेस को अब ये भी सिखाने की जरूरत है, या उनके कांग्रेस के नेता कोई विरासत छोड़ के नहीं गए, कोई ज्ञान छोड़ के नहीं गए? तो क्या है? सवाल ये है कि आप अपने सिस्टम को ठीक कीजिए पहले, तो दूसरों पर उंगली तब उठाइए जब आपका सिस्टम ठीक हो। पूछ लेते हैं सियाग साहब से। जादौन साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। सियाग साहब, सच कह रहे हैं जादौन साहब, सालों तक तो हुकूमत आपकी पार्टी ने की है देश पर, और संगठन को लेकर आप हमेशा अपने राजनीतिक विरोधियों के चर्चाओं में रहते हैं। आपने विधानसभा का जिक्र किया, लग रहा था कि अब तो सरकार को बने हुए 4.5 महीने से ऊपर हो गया है, तो कम से कम लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस बार हाउस में जरूर होगा, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आप खुद इन तमाम चीजों को दूर नहीं कर रहे हैं, और आप खुद ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो कम से कम उसको जनता के सामने ला ही सकें, या किसी मुद्दे पर आपको शिकायत हो तो कम से कम उसको लेकर सड़कों पर आ सकें। आपने खुद ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन सिर्फ बैठकर ये कह देने से कि ये भाईचारे का चुनाव है, बात नहीं बनेगी। देखिए, मैं जादौन साहब का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने ये बात रखी कि वो ये भी बैरियर्स लगाना चाह रहे हैं कि हम सरकार की विफलताओं को भी ना उठाएं। वो कह रहे हैं कि आपकी कमी है तो आप सरकार की पे आरोप नहीं लगा सकते। तो ऐसी मैं नहीं, उन्होंने कहा, एक मिनट, ये उम्मीद नहीं करता था। सियाग साहब, आप इससे पहले कि आगे बढ़े, नहीं, देखिए, नहीं, एक मिनट सियाग साहब, इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, उन्होंने पहली बात यही कही थी कि आपको तो अवसर मिल रहा है, आप जाइए ना जनता के बीच में, आप बताइए कि सरकार कौन सा काम ठीक से नहीं कर पा रही है, ये कहा उन्होंने। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर आप खुद में सक्षम नहीं है तो दूसरों की कमियां मत उठाइए। सरकार की कमी पार्टी उठाएगी। और आपने 3 दिन के विधानसभा सेशन में जादौन साहब देखा होगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, इनके मंत्री हो, जवाब नहीं दे पा रहे। आज जो आपने जो क्या विजन लिया, आप एक प्री बजट पे चर्चा करते हो, उस क्या प्रोविजन रखा है? क्या जो आज जो 4.5 लाख रुपए का कर्ज है, 2014 में 67,000 रुपए था, आज 4.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है, उसके बावजूद आपने क्या 2100 रुपए का प्रोविजन रखा? 2 लाख युवाओं के रोजगार का रखा। ये हमारे विधायक मजबूती से सदन में आवाज उठा रहे हैं, लेकिन आपकी जो भाजपा की सरकार के विधायक, मैं एक प्रवक्ता होने के नाते बड़ी जिम्मेदारी से ऐसे शब्दों का प्रयोग मैं भी नहीं कर सकता और विधायक सदन में करते हैं। क्या जनता ने इस उम्मीद के साथ उन्हें चुना? आप इतना पक्ष लीजिए, लेकिन इतना भी ना लीजिए कि जनता को आपकी बायसनेस स्पष्ट नजर आए। और आप, मैं जवाब देता हूं दूसरी बात का, क्यों भारतीय जनता पार्टी पंचायती राज के चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ती? आप इस बात का भी जवाब दीजिए जादौन साहब, कि पंचायती राज के चुनाव, जिला परिषद का इतना बड़ा चुनाव होता है, वो सिंबल पे क्यों नहीं लड़ती भारतीय जनता पार्टी? आप उनसे भी जवाब मांग लीजिए। ये पार्टियों की एक स्ट्रेटजी होती है, ये स्ट्रेटजी का पार्ट है, ना कि आप एक पार्टी लड़ रही है तो तुलना करें। मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, आज भी हमारे आदरणीय नेता हुड्डा साहब का कद आज भी प्रदेश में एक बड़े जन नेता का है, उत्तर भारत के बड़े जन नेता का है। चुनाव में हार जीत लगी रहती है। जीतना ही एक नेता का पैरामीटर नहीं होता कि वो एक बहुत बड़ा नेता है। आज जो मुख्यमंत्री जी है, वो आप समझते हो उन्हें कौन, सुपर सीएम कौन है उनके? इस तरह से ये जो आप जो बात कर रहे हो, पूरी आपकी बायसनेस स्पष्ट नजर आ रही है। उन्होंने तो आपसे ये भी कहा था कि आप ये सारी शिकायतें जो कर रहे हैं, इन लेकर जनता के बीच जाते,
एक विपक्ष के तौर पर कितनी बार सड़कों पर आए, कितने मुद्दे आप लोगों ने सदन उठाए। में 3 दिन सड़क पे विधानसभा हर में समय सिर्फ आवाज बात उठा करने रहे से हैं। कुछ नहीं होता है। हमने भ्रष्टाचार का सियाग साहब, सिर्फ नहीं, 3 आप दिन ये विधानसभा बात में नहीं बात करते। करने से कुछ नगर नहीं होता है। निगम का जो भ्रष्टाचार है, हम उम्मीद करते हैं जो परिणाम जो भी रहे, जो नगर निगमों का भ्रष्टाचार है, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर क्या किया। हमने सड़क से सदन तक आवाज उठाई है, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे जो नगर निगम में जो प्रॉपर्टी आईडी में जो धांधली, जो 81 कंपनी अरबों रुपए का घोटाला करके और हमारा पैसा लूट के ले गई, जनता की कमाई का, टैक्स का पैसा, उस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोई जवाब दिया? आज तक उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हर समय जवाब। ठीक है, और सड़क पे आपके सवालों का करेगी। जवाब ले लेंगे हम। हमारे साथ बने हुए हमारे सभी खास मेहमान इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, तमाम रिजल्ट अपडेट भी पहुंचाते रहेंगे आप सभी तक। लेकिन वक्त का तकाजा है कि एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। ब्रेक से लौटेंगे तो अपनी इस बातचीत को भी आगे बढ़ाएंगे, चर्चाओं को भी आगे बढ़ाएंगे, सवाल जवाब का सिलसिला भी जारी रहेगा, रिजल्ट के अपडेट भी हम बताते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।